फैंस का सपना एक बार फिर से हो गया चकनाचूर और टूर्नामेंट जीतने के बेहद नजदीक आकर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बार फिर से ट्रॉफी जीतने से गई है चूक। अब सवाल यह है कि क्या 2023 के लिए यहां पर होने वाली है कई बड़े खिलाड़ियों को छोड़ने की तैयारी और क्या फफ डू प्लेसी से छीन ली जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कप्तानी। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीवन, आई एम सुफियान एंड वेलकम बैक टू 5 स्पोर्ट्स। और आईपीएल 2022 में एक बार फिर से क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के हाथों हार कर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ट्रॉफी जीतने का सपना तो चकनाचूर हो ही चुका है, लेकिन अब 2023 की ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन के लिए अभी से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कीमत से थोड़ी सी सुगबुगाहट और थोड़ी खबरें बाहर आनी शुरू हो गई है। वहीं विराट कोहली के खराब प्रदर्शन के बाद फैंस भी उन पर और मोहम्मद सिराज पर काफी ज्यादा खफा हैं और उनको टीम से रिलीज किए जाने की बात भी कही जा रही है। वहीं 37 वर्षीय फफ डू प्लेसी को कप्तान बनाकर जो ट्रॉफी जीतने का अरमान आरसीबी ने जगाया था वो भी खत्म हो गया है। ऐसे में फफ डू प्लेसी की जगह पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के 2022 के मेगा ऑक्शन में टॉप 22 की बात करो तो यहां पर जॉश हेजलवुड, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा और फफ डू प्लेसी का नाम आपको सुनाई देता है। जहां हर्षल पटेल और हसरंगा ने तो अच्छी क्रिकेट खेली, वहीं डू प्लेसी, मैक्सवेल और विराट कोहली जैसे केजीएफ जोड़ी का यहां पर काफी बुरा हाल रहा। ऐसे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 2023 के आईपीएल के लिए क्या रणनीति अपनाने वाली है और मिनी ऑक्शन में उनके कौन से खिलाड़ी रिलीज किए जा सकते हैं और उनकी रिप्लेसमेंट कौन खिलाड़ियों को वो अपनी टीम में ले सकती है। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। दोस्तों, आईपीएल 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने क्वालिफायर 2 तक का सफर तय किया था। ऐसे में इसे खराब प्रदर्शन तो किसी मायने में नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि चाहे 2020 हो, चाहे 2021 या फिर 2022, वो फिनिशिंग लाइन पार करने में हमेशा नाकाम रहे हैं और ज्यादातर नेट रन रेट की वजह से ही उनको क्वालिफायर्स में एंट्री मिलती है। इनफैक्ट अगर आप 2022 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्रॉब्लम्स पर निगाह डालें तो विराट कोहली की खराब बल्लेबाजी और मैक्सवेल की इनकंसिस्टेंसी, कप्तान फफ डू प्लेसी की स्लो बल्लेबाजी, मोहम्मद सिराज की फॉर्म और कप्तान फफ डू प्लेसी और टीम मैनेजमेंट की पुअर स्ट्रेटेजी का खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को। खास करके क्वालिफायर 2 में जिस तरीके से उन्होंने मोहम्मद सिराज से गेंदबाजी की शुरुआत कराई, उनको 16 रन पड़े, उसके बाद जॉश हेजलवुड ने दूसरा अच्छा ओवर डाला, फिर तीसरे ओवर में आप मोहम्मद सिराज को ले आए, उसके बाद आप मैक्सवेल को ले आए, शाहबाज को ले आए, छठा ओवर फेंकने अपना दूसरा ओवर जो था जॉश हेजलवुड का जो आपके मेन बॉलर हैं, जब तक वो छठा ओवर फेंकने आए बोर्ड पर ऑलरेडी 61 रन लग चुके थे और आप वो मैच से काफी दूर जा चुके थे। वहीं विराट कोहली की खराब फॉर्म, मैक्सवेल की इनकंसिस्टेंसी भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हार की एक बड़ी वजह रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मेगा ऑक्शन में इतने पैसे खर्च करने के बाद अपनी टीम में ज्यादा बदलाव करने की स्थिति में है। देखिए, अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की आप टॉप रिलीज की बात करें, प्रोबेबल रिलीज जो कि प्रदर्शन के आधार पर रिलीज किए जा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम यहां पर आता है कप्तान फफ डू प्लेसी का, वहीं दूसरा नाम यहां पर आता है अनुज रावत का, तीसरा नाम आता है यहां पर मोहम्मद सिराज का और शरफेन रदरफोर्ड को भी आप इस लिस्ट में रख सकते हो क्योंकि आप उनको बहुत ज्यादा मौका नहीं दे रहे हो और बहुत ज्यादा उन पर आपने कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाया है। एक बार जब मैक्सवेल अवेलेबल हुए तो आप उनकी तरफ दोबारा नहीं गए, लेकिन इसके अलावा मुझे और कोई नाम ऐसा दिखाई नहीं देता है जिसको आप बहुत ज्यादा बदलाव कर पाओ। यहां पर फफ डू प्लेसी ने भले ही आपने अच्छी बल्लेबाजी यहां पर की हो, आपने रन बोल्ड पर जरूर लगाए हो, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका बहुत ही खराब था और इसको मैं स्टैट पैडिंग के नजरिए से देखता हूं कि आपने अपने रन लगा करके अपनी छाप छोड़ दी, लेकिन वो रन आपकी टीम के किसी भी काम नहीं है। इनफैक्ट जो 96 उनका हाईएस्ट था, वहां पर भी दिनेश कार्तिक ने ही सबसे बढ़िया बल्लेबाजी की थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ और वहीं से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वो मैच जीती थी। और वहीं विराट कोहली की खराब बल्लेबाजी भी एक बड़ा कारण नहीं है। इनफैक्ट अगर आप विराट कोहली के यहां पर आंकड़े देखेंगे तो 16 मैचों में 341 रन है, महज 22 का एवरेज है। वहीं फफ डू प्लेसी ने भी 16 मैचों में 468 रन जरूर बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 127 का है, एवरेज 31 का है। तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों की खराब फॉर्म के साथ अगर आप मैक्सवेल की इनकंसिस्टेंसी जोड़ देते हो तो यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को काफी नुकसान हुआ है। इनफैक्ट ग्लेन मैक्सवेल ने भी 13 मैचों में 301 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट उनका 169 जरूर है, लेकिन एवरेज बहुत ही कम है जो कि लास्ट ईयर से अगर आप उनका कंपेयर करो। और मोहम्मद सिराज ने 15 मैचों में सिर्फ 9 विकेट लिए, इकोनॉमी 10 से भी ज्यादा का है और एवरेज 57 का है। तो आपके 3 रिटेल प्लेयर के साथ आपके कप्तान अगर वो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देने में कामयाब नहीं रहेंगे तो आपका जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थैंक्स टू दिनेश कार्तिक, हर्षल पटेल, वनिंदु हसरंगा जो किसी तरीके से अपनी टीम को खींच करके अंत तक ले गए, लेकिन ऐसे में अगर आपका टॉप ऑर्डर रन नहीं बनाएगा, जो हम लोग बार बार बात कर रहे थे, तो आपको इसी तरीके की यहां पर परेशानी होने वाली है।
तो आईपीएल 2023 के लिए अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कुछ कमियों की बात की जाए, जो रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए जिन पर उन्हें काम करना है, तो उनकी पहली रिक्वायरमेंट है पावर प्ले में हिटर बल्लेबाज जो कि तेजी से रन बनाए। वहीं मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा लेफ्ट हैंडर और नए बॉल से विकेट चटकाने वाला एक अच्छे स्विंग गेंदबाज की भी उनको जरूरत है। फाफ डु प्लेसी और अनुज रावत शुरुआत में ओपन कर रहे थे, उसके बाद विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने ओपन किया जो कि उनका बेस्ट बैट था इस सीजन में। लेकिन विराट कोहली चूंकि पेस के खिलाफ रन बनाने में अब उतने ज्यादा कामयाब नहीं हो रहे हैं, ऐसे में पावर प्ले में सबसे खराब टीमों में से एक थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे। 6, 6.5, 7 का ही स्ट्राइक रेट उनका पावर प्ले में रहता था। ऐसे में उनको एक अच्छे बल्लेबाज की जरूरत है। अब उनके पास ऑप्शंस यहां पर क्या क्या हैं, तो ऑलरेडी उनके पास फिन एलन बैठे हुए हैं बेंच पे, जेसन रॉय हैं, कॉलिन मुनरो और बेन मैकडरमट उनके पास है। लेकिन चूंकि फाफ डु प्लेसी को आपने कप्तान बना रखा था इस सीजन, तो फिन एलन की तरफ तो आप देख ही नहीं रहे हो। ही इज अ वेरी हाईली पोटेंशियल बैट्समैन, लेकिन आप उनकी तरफ यहां पर नहीं देख सकते क्योंकि आपने एक ओवरसीज कप्तान बना रखा है। और अगर आप मेरे इस चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो काफी लंबे समय से, यहां पर हम यही बात करते हैं कि ओवरसीज कैप्टन अगर आप टीम में रखते हो तो फिर आपका वो एक स्लॉट तो बुक हो ही जाता है और किसी भी कीमत पर आप ओवरसीज खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते। और फिर मैक्सवेल आपकी टीम में परमानेंट है, हसरंगा परमानेंट है, हेजलवुड को आपने खिलाना ही खिलाना है, तो आप यहां पर अपने विदेशी खिलाड़ियों में ज्यादा बदलाव कर ही नहीं सकते। वहीं यहां पर मिडिल ऑर्डर लेफ्ट हैंडर की बल्लेबाज की बात करें तो यहां पर महिपाल लोमरोर ऑलरेडी उनके पास है। शर्फेन रदरफोर्ड का भी विकल्प ऑलरेडी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास है क्योंकि मेगा ऑक्शन में जो बेंच स्ट्रेंथ थी उस पर थोड़ा सा अच्छा काम यहां पर जरूर किया था। लेकिन चूंकि आपका ओवरसीज कप्तान था तो आप यहां पे शर्फेन को खिला ही नहीं सकते थे। महिपाल लोमरोर को आपको शुरुआत से खिलाना चाहिए था, आप काफी लेट उनको लेकर के आए थे और अभी भी आप उनके साथ यहां पर जा सकते हो। इज अ गुड स्पिन हिटर, लंबे लंबे छक्के मारते हैं स्पिनर्स पर, तो आपको उनकी तरफ जरूर देखना चाहिए। वहीं न्यू बॉल बॉलर की अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज, जेसन बेहरेंडोर्फ और आकाशदीप ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। आकाशदीप ने काफी रन खर्चे किए थे चेन्नई सुपर किंग्स के सामने, जिसमें रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे ने काफी पिटाई की थी आरसीबी की। वैसे ही कुछ पिटाई सिराज की कई मैचेस में हुई, आपने सिराज को बाहर भी निकाला, सिद्धार्थ कौल को आप लेकर के आए, लेकिन जैसे ही नॉकआउट स्टेज आपकी आई आपको पता नहीं क्या हुआ, आप एक मैच के बाद फिर सिराज को ले आए। यानी कि आपको सिद्धार्थ कौल पर कॉन्फिडेंस था नहीं, सिराज को आपने कॉन्फिडेंस और गिरा दिया कि भाई हमारी मजबूरी है जो हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं, वरना आप तुम्हें खिलाते विलाते नहीं। तो यहां पर दोनों ही तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। बट हैविंग सेड दैट 7 करोड़ में मोहम्मद सिराज को रिटेन किया गया था। कोच उनके माइक हसन जो है वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, जो उनकी टीम से जुड़े हुए हैं, कि भाई ये चीजें हो जाती हैं, सिराज का एक खराब सीजन था लेकिन हमको पता है कि उनकी काबिलियत कितनी ज्यादा है। उन्होंने पिछले साल हमारे लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और हमें उम्मीद है कि आने वाले सीजन में भी हम ऐसे ही एक्सपेक्टेशन उनसे रखते हैं। यानी कि आरसीबी यहां पर ज्यादा बदलाव करने नहीं वाली है और ज्यादा बदलाव वो कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हेजलवुड, हसरंगा, ग्लेन मैक्सवेल, ये 3 पक्के ओवरसीज खिलाड़ी आपके पास हैं और फाफ डु प्लेसी को आप कम से कम 2 सीजन तो कप्तान रखोगे ही। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो इन माय ओपिनियन तो यहां पर एक चेंज कर सकती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और वो है कि फाफ डु प्लेसी को आप कप्तानी से हटाओ, विराट कोहली को दोबारा आप कप्तान बनाओ या फिर दिनेश कार्तिक की तरफ आप जाओ और आप अपने उस एक ओवरसीज स्लॉट पर यहां पर फिन एलन या फिर जेसन रॉय को अगर आप खरीदते हो, कॉलिन मुनरो, ऐसे किसी बल्लेबाज को लेकर के आओ जो इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दे क्योंकि फाफ डु प्लेसी इज ऑलरेडी 37, 38 और अगले साल आते आते वो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव भी नहीं है, तो उन पर बहुत ज्यादा दाव लगाने की मेरे हिसाब से आरसीबी को जरूरत नहीं है। 2023 के लिए अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बेस्ट प्लेइंग 11 पर मैं निगाह डालता हूं तो यहां पर ओपन करेंगे विराट कोहली के साथ फिन एलन या फिर फाफ डु प्लेसी, देन रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल, शाहबाज, दिनेश, वनिंदु, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड एंड मोहम्मद सिराज। यहां पर आप देख रहे हो कि कॉपी पेस्ट सेम टू सेम प्लेइंग 11 है क्योंकि यहां पर ज्यादा बदलाव करने की आपके पास गुंजाइश ही नहीं है। आपको चाहिए विराट कोहली की अच्छी फॉर्म और विराट कोहली को रिलीज नहीं किया जा सकता क्योंकि विराट कोहली की ही आरसीबी की ब्रांड वैल्यू है, आरसीबी के फैन फॉलोइंग विराट कोहली से ही है और उनको रिलीज यहां पर करना आरसीबी के दिलो दिमाग में कहीं पर भी बसा हुआ नहीं है। वहीं फाफ डु प्लेसी को मुझे लगता है कि जरूर सोचना चाहिए अपने फ्यूचर पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, बिकॉज वो कोई महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा या रिकी पॉन्टिंग जैसे कैप्टन नहीं है जो आपने उनको कप्तान बना रखा है और अपना एक ओवरसीज स्लॉट यहां पर लॉक कर दिया है, खास करके जिस तरीके का स्लो स्ट्राइक रेट से परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। बेन स्टोक्स की तरफ काफी ज्यादा देख रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस और अगर बेन स्टोक्स आते हैं
सो आई वाज डेड श्योर कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ जरूर जाती इन द मेगा ऑक्शन ऑफ 2022, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स अब ऑक्शन में आने वाले हैं। मैं पंजाब की वीडियो में, केकेआर की वीडियो में शायद बोल चुका हूं कि बेन स्टोक्स क्योंकि इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं तो वो मेगा ऑक्शन में या फिर मिनी ऑक्शन में आने वाले नहीं है, ना ही ट्रेड में वो अवेलेबल रहेंगे। तो यहां पर बेन स्टोक्स की जगह अगर आप सैम करन वगैरह की तरफ देखते हो तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, लेकिन जरूरत आपको यहां पर है नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मैक्सवेल है, आपके पास ऑलरेडी हसरंगा हेजलवुड के रूप में दो आपके डिपार्टमेंट बुक है, जेसन बेहरेंडॉर्फ का ऑप्शन भी आपके पास है, इज ऑलरेडी अ वेरी गुड बॉलर। तो आपको उनके पास जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि डीके आपके पास ऑलरेडी एक फिनिशर है। हां, एक चौथा फास्ट बॉलर की कमी आपकी टीम में थोड़ी बहुत जरूर है, लेकिन फिर वहां पर आप विदेशी गेंदबाज की तरफ जाओगे तो फिर या तो आप अपनी बल्लेबाजी थोड़ी छोटी करो, गुजरात टाइटंस की तरह खेलो और थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी कराओ हसरंगा को, ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, वरना इसके अलावा आपके पास और कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो बहुत ज्यादा महंगे प्लेयर की तरफ यहां पर जाने की जरूरत नहीं है, इसी टीम के साथ आप जाओ। बस अगर आप डीके या विराट को दोबारा से कप्तान बना सकते हो तो वो जरूर करो। अब इस पूरे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किस वजह से एक बार फिर से आईपीएल ट्रॉफी के इतने करीब आकर फाइनल खेलने से चूक गई, और 2023 में आप उनकी टीम में क्या बदलाव या फिर उनकी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज होते हुए देखना चाहोगे? मेक श्योर टू राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और आईपीएल 2022 की कंबाइंड बेस्ट 11 की वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आने वाली है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन करनी है और चैनल के साथ जुड़े रहना है। अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताने हैं। आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए चैनल पर लाता रहूंगा, सो काइंडली स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।